चलो जी, गुड इवनिंग। कल हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया था लास्ट क्लास में, इशू ऑफ डिवेंचर्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। इस चैप्टर में मेनली आपके पास जो बच गई है ना, इस चैप्टर में मेनली आपके पास बच गई है थ्योरी। सबसे पहले लिख लो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर थ्योरी। इस बार इस चैप्टर में से थ्योरी आनी पक्की है। चैप्टर का नेम क्या है? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसका टॉपिक या इसका मीनिंग ऑलरेडी हम पिछले चैप्टर में सीख चुके थे। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या होता है? रीपेमेंट। लिखो, रीपेमेंट या फिर रिफंड ऑफ मनी। रीपेमेंट या फिर रिफंड ऑफ मनी। जो 2020-21 के मतलब एग्जाम आपके होंगे ना, तो उसमें से इस चैप्टर में सीबीएसई ने कुछ डिलीट किया था। 4 आपके ना मेथड्स होते हैं रिडम्पशन के, ना अलग अलग मेथड्स होते हैं। जैसे कि अगर हमने पैसे वापस करने हैं, इकट्ठे ही वापस कर देने हैं, उसको बोलते हैं लमसम मेथड, या फिर हाफ हाफ करके या इंस्टॉलमेंट में करने हैं, तो उसको बोलते होते थे इंस्टॉलमेंट मेथड। बाकी 2 मेथड और थे, वो पेपर में ऑलरेडी खत्म हो चुके थे, पहले से ही सीबीएसई ने खत्म किए हुए थे। आपके लिए 2 मेथड्स थे, सीबीएसई ने वो भी खत्म कर दिए। उन्हीं मेथड्स पे हमारे यहाँ पे न्यूमेरिकल्स हैं। तो न्यूमेरिकल्स कायदे से आने नहीं चाहिए पेपर में, लेकिन हम फिर भी जो थ्योरी है ना आपकी इस चैप्टर की, वो ऐसा नहीं है कि प्योर थ्योरी है बिजनेस की तरह, बिजनेस स्टडीज़ की तरह, न्यूमेरिकल बेस्ड थ्योरी है। तो इसलिए अपन 2-3 इसके न्यूमेरिकल्स बुक में से देखेंगे, ताकि आपको उसके बेस पे ही थ्योरी समझ आने वाली है। अब अगली 15-20 मिनट जो मैं डिस्कशन करूंगा ना, आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है। तो उसके लिए अपन 2-3 न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे बुक में से ही। आ जाओ। हाँ, सेमिनार चल रहा है। मीनिंग ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर मींस रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट। सर्कल करो पहले इसको, रीपेमेंट ऑफ अमाउंट। जो जो कीवर्ड्स होंगे वो मैं आपको सर्कल करवाता चला जाऊंगा। उसमें से आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी बन सकते हैं और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी। रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट्स ऑफ डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर्स। इन अदर वर्ड्स, इट रेफर्स टू डिस्चार्ज ऑफ ए लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ डिबेंचर बाय रीपेइंग द ड्यू अमाउंट टू डिबेंचर्स। ठीक है। Terms and condition of debentures are stated in the prospectus inviting application for issue of debentures। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी ना कि डिबेंचर हम कितने साल के लिए इशू कर रहे हैं, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। पहले दिन ही पता होता है कि लास्ट में पता होता है? पहले दिन पता चल जाएगा, तभी तो डिबेंचर होल्डर्स खरीदेंगे। और डिबेंचर एक तरह से होता क्या है? लोन। कंपनी लोन ले रही है पब्लिक से। द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन एज ऑल्सो क्लियरली स्टेटेड इन द डिबेंचर सर्टिफिकेट। अंडरलाइन करो इसको, टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन क्लियरली स्टेटेड इन द डिबेंचर सर्टिफिकेट। कंपनी ने डिबेंचर इशू किए, इसका मतलब है कंपनी ने लोन ले लिया, बदले में कोई पर्ची तो देगी ना, कोई सर्टिफिकेट तो देगी, तो उस सर्टिफिकेट में सारी टर्म्स लिखी होती हैं। हेंस रिडेम्पशन मेड। ठीक है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इंपॉर्टेंट। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। देखना हेडिंग का मीनिंग क्या बैठता है, इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर दो बस। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। पैसा कहाँ से आएगा? सोर्सेज जब भी वर्ड हो ना, ये चीज़ है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब रीपे करना है, तो उस रीपे करने के लिए आपको फाइनेंस के सोर्सेज कहाँ पे हैं, मतलब कैसे आपको पैसा मिलेगा, उन पैसों से आपने पैसा रिफंड करना है। आपके पास रिफंड करने के लिए, अगर मैं एक बार के लिए मान लेता हूँ 10 सालों के लिए है डिबेंचर्स, 10 साल के बाद रिफंड तो करना है ना। अब जो 10 साल पहले पैसा लिया था, ये थोड़ी है मैंने ड्रॉर में डाल के रख दिया होगा, उसको तो बिजनेस में लगा दिया होगा, स्टॉक खरीदने में, सैलरी देने में। तो 10 साल के बाद पैसा कहाँ से आएगा, उसको बोलते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। सबसे पहला क्या है? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आउट ऑफ कैपिटल। अगर आपकी कंपनी में शेयर कैपिटल पड़ी है, फर्स्ट देखना क्या है, आउट ऑफ कैपिटल। अगर कंपनी में शेयर कैपिटल पड़ी है, मतलब कैपिटल का पैसा बहुत है, उसमें से वापस कर दो। सेकंड, आउट ऑफ प्रॉफिट। आप कैपिटल
को छेड़ना नहीं चाहते, लेकिन आपकी कंपनी में प्रॉफिट अच्छे खासे होते हैं। तो जो आपके पास प्रॉफिट होते हैं, देखो नॉर्मली प्रॉफिट्स किसको देने होते हैं, मैंने आपको ना डिस्ट्रीब्यूशन लिखवाई थी इशू ऑफ डिबेंचर वाले चैप्टर में। जो भी आपके प्रॉफिट्स होते हैं ना, वैसे तो वो शेयर होल्डर्स के होते हैं। प्रॉफिट्स किसके होते हैं? शेयर होल्डर्स के, मालिकों के। मालिकों का पैसा उनमें बांट देना चाहिए ना, मालिकों में ही, जिसको आप बोलते हैं डिविडेंड। लेकिन आपने उन पैसों से लोन की रीपेमेंट कर दी, तो वो थोड़ा सा ना रोने लग जाते हैं। फिर वो कहते हैं जितने भी आप इसको पैसे दे रहे हो ना, थोड़े से आपको पैसे साइड पे रखने पड़ेंगे हमारे लिए। ये कुछ कंडीशंस आती हैं, आगे पढ़ेंगे। या तीसरा है आउट ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट। शेयर होल्डर्स, आप शेयर होल्डर का पैसा ना डिबेंचर होल्डर्स को देने लग जाते हो, तो शेयर होल्डर कहते हैं अल्टीमेटली ये पैसा हमारा है, आप हमारा पैसा किसी और को क्यों दे रहे हो? ठीक है, हाँ जी, इन्होंने नहीं लिया था, कंपनी ने लिया था, कंपनी ने लिया था। कंपनी अलग होती है, शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर अलग होते हैं, मैनेजमेंट से सेपरेट। तो सोर्सेज कौन से हैं? 3 सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? 3। एक तो आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट, या फिर आउट ऑफ कैपिटल प्लस प्रॉफिट। योगेश बताना 3। सबसे पहला रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल, पढ़ना योगेश, पढ़ो। रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल व्हेन 1 2 3 के बाद फर्स्ट पढ़ो योगेश। मैं आपको बोल रहा हूं ना, आप पढ़ो। वैभव इस साइड हो जाओ थोड़ा सा, स्क्रीन पे देख लो आप ना। फिर से ये आप कोई वो हनुमान चालीसा थोड़ी पढ़ रहे हो। आप एक काम करो, 5 मिनट के लिए बाहर जाओ, दोनों ही। योगेश जाओ, 5 मिनट बाहर जाओ, पढ़ो हार्दिक। When no profit are set aside for redemption of debenture, it is called redemption out of capital. बस इस लाइन को फिर से दोबारा समझो एक बार, क्या दिया हुआ है। योगेश इस लाइन का मीनिंग बता सकते हो जो आप पढ़ नहीं पाए? When no profits are set aside, जब कोई प्रॉफिट ना पड़े हो साइड के लिए, मतलब रिडम वापस करने के लिए अगर कोई प्रॉफिट ना हो हमारे पास। when no profit are set aside for redemption of debenture, जब आपने डिबेंचर को, जो मतलब लोन रीपे करना है, उसके लिए आपने अलग से पैसे नहीं रखे, मतलब प्रॉफिट नहीं रखा। तो जब प्रॉफिट रखा नहीं, तो बाकी क्या बच गया? कैपिटल। अल्टीमेटली तो 2 ही सोर्सेज है ना पैसे वापस करने के, कौन कौन से? प्रॉफिट या कैपिटल। तो अगर आपने प्रॉफिट नहीं रखा साइड पे वैभव, बाकी क्या बच जाएगा? कैपिटल। तो उसको बोला जाता है रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। इन सच अ केस नो प्रॉफिट ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अब डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के ब्रैकेट में लिखो DRR, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व DRR। शेयर होल्डर्स होते हैं, एक होते हैं डिबेंचर होल्डर्स। शेयर होल्डर ने कंपनी में पैसा लगाया होता है, डिबेंचर होल्डर्स ने कंपनी को लोन दिया होता है। हैं दोनों ही एक तरह से कंपनी के सोर्सेज ही हैं। शेयर होल्डर ने भी कंपनी को पैसा दिया है, डिबेंचर होल्डर ने भी। शेयर होल्डर ने ये सोच के पैसा दिया है कंपनी हमारी है, हमें बदले में प्रॉफिट मिला करेगा हर साल। डिबेंचर होल्डर क्या सोच के पैसा देता है कि हम इनको एज अ लोन दे रहे हैं, और लोन के ऊपर प्रॉफिट नहीं मिलता होता, इंटरेस्ट मिलता है। तरीका मतलब ऑलमोस्ट चीज सेम है ना, ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन प्रॉफिट का हिस्सा किनको मिलना चाहिए? डिबेंचर होल्डर को या शेयर होल्डर को? शेयर होल्डर को। अगर आपने प्रॉफिट में से दे दिया, इसलिए वो रोने लग जाते हैं। ठीक है, थोड़ी सी बहस करते हैं। तो एक्ट ने ना इनके लिए थोड़े प्रोविजन बनाए हुए हैं। कहते हैं अगर कंपनी ने ना प्रॉफिट में से डिबेंचर्स को पेमेंट की, फिर से बोलना ये वाली लाइन, कंपनी ने प्रॉफिट्स में से उठा के पैसे किनको दिए? डिबेंचर को, डिबेंचर होल्डर्स को। तो फिर कंपनी की एक ड्यूटी बनती है, कंपनी को साथ साथ ना कुछ पैसे एक अलग रिजर्व में रखने पड़ेंगे। बाय चांस अगर कंपनी में कोई पैसा ना बचा, तो साइड पे कुछ पैसे तो पड़े होने चाहिए ना, जिसको आप बोलते हैं एक तरह से सेफ्टी। थोड़े से पैसे हमारे पास साइड पे होने चाहिए। तो क्या बोला हुआ है कि कह रहे हैं इन सच अ केस नो प्रॉफिट आर ट्रांसफर टू DRR, क्योंकि आप कैपिटल में से कर रहे हो ना, तो प्रॉफिट को छेड़ ही नहीं रहे। तो जब आप प्रॉफिट को छेड़ नहीं रहे, तो फिर DRR में पैसे रखने की जरूरत भी नहीं है। देखो कैसे,
नो प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट में से ट्रांसफर नहीं कर रहे, नो DRR। इफ प्रॉफिट तो DRR जरूरी है। बनाओ इसको। इफ नो प्रॉफिट मतलब नो प्रॉफिट मैंने बड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखवा दिया। नो प्रॉफिट का मतलब है कि प्रॉफिट में से आप रीपे नहीं कर रहे, नो रीपेमेंट आउट ऑफ प्रॉफिट। तो नो प्रॉफिट तो नो DRR, इफ प्रॉफिट तो DRR बनाना पड़ेगा। लॉजिक समझ में आ गया? शेयर होल्डर्स एक तरह से रोना शुरू कर देते थे। पिछला कंपनीज एक्ट था उसमें ऐसी चीजें थी नहीं, तो ये कंपनीज एक्ट 2013 में दोबारा बनाया था, तब ये चीजें डाल दी गई। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। कह रहे हैं कितना आपको DRR बनाना पड़ता है अगर आउट ऑफ कैपिटल है, ठीक है। आउट ऑफ कैपिटल में से भी ना, वैसे तो इन्होंने क्या बोल दिया था, DRR नहीं बनाना ना, लेकिन अब ये क्या बोल रहे हैं SEBI ने। देखो दो चीजें हैं, एक है आपके पास कंपनीज एक्ट 2013, एक है SEBI। कंपनीज एक्ट कौन है? गवर्नमेंट के अंडर होता है ये, मतलब जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं। और SEBI क्या है? SEBI एक अलग बोर्ड है। तो SEBI ने क्या बोला है कि चाहे कंपनीज एक्ट ने मना कर दिया है कि आपको DRR में पैसे नहीं डालने अगर आउट ऑफ कैपिटल हो, लेकिन फिर भी कहते हैं हम कुछ अलग से रूल बताएंगे। देखो क्या है, चलिए वही टॉपिक रहा, आउट ऑफ कैपिटल। अब जो मैं ये 2 पॉइंट पढ़ने वाला हूं ना, ये वाला फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड, नेक्स्ट पेज पे आ गए ना। फर्स्ट चल रहा है ना रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल, इसका सब पार्ट 1 और 2 चल रहा है। आप मान के चलो 95% जो मेरा एक्सपीरियंस है या मेरा जो तुक्का है, इसी में से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का बनेगा, या MCQ या ट्रू फॉल्स, कुछ भी इन्हीं दोनों में से। आउट ऑफ कैपिटल और प्रॉफिट में नहीं, ये जो 2 सब पार्ट अभी पढ़ने वाला हूँ, आउट ऑफ कैपिटल के जो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 पढ़ने वाला हूँ ना, इसको लिख दो, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, MCQ। 95% जहां तक मैं श्योर हूं कि इनमें से देखना पक्का बनाएंगे। कह रहे हैं अगर आउट ऑफ कैपिटल हो तो SEBI ने क्या रूल्स बनाए। SEBI कह रही है अगर कोई लिस्टेड कंपनी हो, लिस्टेड कंपनी समझते हो, जिसके शेयर्स मतलब मार्केट में लिस्ट होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होते हैं। जब आप कहते नहीं है कि ये जो, हाँ, निफ्टी और सेंसेक्स 50 और 30 कंपनीज जो होती हैं, वो तो चलो टॉप कंपनीज हो गई ना। तो ये थोड़ी है किसी और कंपनी के शेयर्स रजिस्टर्ड नहीं होंगे मार्केट में, लिस्टेड नहीं होंगे स्टॉक एक्सचेंज में। थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज हैं जिनके मार्केट में मतलब स्टॉक एक्सचेंज पे जो लिस्टेड है। जो अपन नॉर्मली सुनते हैं ना, स्टॉक मार्केट में खेलते हैं, सट्टा बाजारी आप कह सकते हो, तो उनको बोला जाता है लिस्टेड कंपनीज। Listed companies are not required to create any debenture redemption reserve. Hence, they can redeem all the debenture out of capital. A listed company is a company whose shares are traded on stock exchange. समझ में आया है? कह रहे हैं जो लिस्टेड कंपनी है ना, उसको DRR बनाना ही नहीं है अगर वो आउट ऑफ कैपिटल रिडीम करने। अब आप कहोगे ऊपर भी तो यही पढ़ा था, आउट ऑफ कैपिटल अगर आप रिडीम कर रहे हैं तो DRR तो चाहिए ही नहीं। फिर SEBI ने बोला था, SEBI कह रहा है कंपनीज एक्ट ये सब चीजें मना कर रहे हैं ना, मतलब कंपनीज एक्ट एक अलग डिपार्टमेंट है, SEBI अलग डिपार्टमेंट है। SEBI ने क्या बोला, कहते हैं कंपनीज एक्ट ने जैसा भी बोला, SEBI ने कुछ गाइडलाइंस दी, तो SEBI ने भी कंपनीज एक्ट को रिस्पेक्ट दी सिर्फ लिस्टेड कंपनी के मामले में। कह रहे हैं लिस्टेड कंपनी को DRR नहीं बनाना इफ दे रिडीम ऑल द डिबेंचर आउट ऑफ कैपिटल। किसको क्लियर हो गया ये पॉइंट? तो क्या, लेकिन फिर हम पेपर में लिखेंगे थोड़ी। हाँ, SEBI की तरफ से ये नहीं, आपको मानना यही जाता है SEBI, क्योंकि वो कंपनीज एक्ट प्लस SEBI की मिली जुली गाइडलाइंस हैं, इसलिए आपको यही लिखना है। अगर आपको कभी भी लिस्टेड कंपनीज आ जाएगा और आउट ऑफ कैपिटल है तो नो DRR में अलग से पैसे ट्रांसफर नहीं करने। MCQ ऐसे ही है। हाँ, बिल्कुल अभी करेंगे ना, क्वेश्चंस आएंगे। अनलिस्टेड कंपनीज कौन सी होती हैं? जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट ना हो। अब जैसे राजपुरा में बड़ी सारी कंपनी है, गुरु नानक है ना इंडस्ट्रीज, दयाल पैलेस के पहले है ना, तो वो क्या है, कंपनी तो है लेकिन वो अनलिस्टेड है। आपको उसके शेयर मार्केट में नहीं मिलेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज में इनके शेयर्स दें। तो ये, हाँ, जितनी मर्जी बड़ी कंपनी हो, अगर उन्होंने अपने आप को मार्केट में लिस्ट नहीं कराया स्टॉक एक्सचेंज में, तो अनलिस्टेड कंपनी है। क्या कोई लिस्टेड राजपुरा की हो जाती है। एक्चुअली SEBI की ना गाइडलाइंस बहुत ज़्यादा है, आप लोगों ने तो नहीं पढ़ी, हम तो कर चुके हैं। मैं तो खैर कंपनीज इनकॉर्पोरेट भी करवाता हूँ ना चंडीगढ़ में, तो SEBI की गाइडलाइंस इतनी बड़ी होती है, बंदा कहता है रहने दो यार, अपने बिजनेस पे ध्यान दो।
जो राजपुरा की कौन कौन सी कंपनीज हैं जो मार्केट में लिस्ट हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हैं? एक तो हिंदुस्तान यूनिलीवर जो अपनी खुली हुई है, एक हिंदुस्तान यूनिलीवर बाईपास के आगे है नहीं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL, एक बंगे है जो घी वाली थी, जो पहले गगन फैक्ट्री गगन थी, तो ये बुंगे हो गई और हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गई। और भी हैं एक दो, अब नाम मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहे, वो लोहे वाली कुछ स्टील वाली हैं, तो वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। बाकी जैसे गुरु नानक इंडस्ट्री मैंने आपको बता दिया जो दयाल पैलेस के पास है, वो अनलिस्टेड कंपनी है। उनके लिए देखो सेबी या क्या बोलता है, कह रहे रिक्वायर टू क्रिएट DRR एट लीस्ट 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, हेंस दे कैन रिडीम 90% ऑफ देयर डिवेंचर आउट ऑफ कैपिटल। कह रहे हैं 10% आपने DRR बनाना है, तो बाकी क्या बच गया 90%, तो 90% आप आउट ऑफ कैपिटल कर देना। अनलिस्ट देखो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अगर लिस्टेड कंपनीज हैं, रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल, ये टॉपिक चल रहा है आपका रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। इसके अंदर दो सब पार्ट हैं। पहला, इफ लिस्टेड कंपनी, अब कई बच्चों को ये भी नहीं समझ आ रहा होगा लिस्टेड कंपनी आई कहाँ से। इसका सिनेरियो ये है कि अगर लिस्टेड कंपनी ने लोन लिया हुआ है, लिस्टेड कंपनी ने डिबेंचर इशू किए हुए हैं, इसका मतलब ये है, देखो लोन या डिबेंचर तो कई कंपनियां कर सकती है ना, अगर वो लोन या डिबेंचर जो इशू किए हुए हैं वो लिस्टेड कंपनी है और वो रिडम्पशन कहाँ से कर रही है, आउट ऑफ कैपिटल में से, तो क्या आएगा, नो DRR। यही पढ़ा था अभी अभी अपन ने, नोट रिक्वायर्ड टू क्रिएट DRR। और अगर अदर कंपनीज हों, अदर कंपनीज यानी कि अदर या अनलिस्टेड कंपनीज, अगर वो भी आउट ऑफ कैपिटल कर रही है तो 10% DRR बनाने, 10% किसका, डिबेंचर्स का, जितने भी डिबेंचर्स होंगे उसका 10% लेके DRR बना लेना है। तो बाकी 90% को आप याद ही ना करो। नहीं, फिर ये डिबेंचर्स वाले के लिए बेनिफिशियल होता है कि शेयर्स वालों के लिए, क्योंकि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रिजर्व का मतलब होता है प्रॉफिट, तो ऐसा प्रॉफिट जो हमने साइड पे रख लिया है, पर्पस उसका वही था कि डिबेंचर को रिडीम किया जा सके, लेकिन उसके लिए रिजर्व हमने साइड पे रख लिया। एंड बैलेंस 90% रिडीम आउट ऑफ कैपिटल। इसको बना लो, ऐसे आपको याद रहेंगे, कॉपी पे बना लो, ऐसे करो ना, कॉपी पे कोई पेज बना के इस पे पेस्ट कर लेना, जैसे आपको ठीक लगे। आपको ऐसे ऐसे चार्ट्स काम आते हैं लास्ट वाले टाइम पे ना, कॉपी में कर लो ना, चैप्टर नंबर लिख लो, नेक्स्ट चैप्टर रिडम्पशन, क्योंकि एक आध मैंने चार्ट भी बनवाना है आपको ना कॉपी पे, वो भी फिर आपकी बुक में आएगा नहीं। तो फर्स्ट आपका था रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। चैप्टर 9th। सुबह कल 10 बजे है ना। ये जो 10% वाली है ना, इसके आएंगे आपको MCQs मेनली,
न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी क्वेश्चन करेंगे ना, आपको पता चलेगा कि हाँ कैसे कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन अब ये आना चाहिए था माइंड में कि जो 10% DRR में पैसा रखना है, अब वो पैसा कहाँ से आएगा? क्वेश्चन समझ में आया? मैंने DRR रखना है, DRR में मतलब जितने भी डिबेंचर्स हैं उसका 10% DRR में रखना है, एक अलग ड्रॉर में रखना है। वो पैसा कहाँ से आएगा? कैपिटल से नहीं आएगा, वो पैसा प्रॉफिट से आएगा, क्योंकि आउट ऑफ कैपिटल तो आप 90% को रिडीम कर रहे हो ना, तभी तो ये पॉइंट बन गया। तो 10% जो DRR आप कर रहे हो वो प्रॉफिट में से कर रहे हो। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट का मतलब हो गया कि 10% आप आउट ऑफ प्रॉफिट कर रहे हो, 90% आउट ऑफ कैपिटल कर रहे हो। आगे आ जाओ, रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। कह रहे हैं अगर आपने सारी की सारी रिडम्पशन प्रॉफिट में से कर दी तो फिर आपको 100% का DRR रखना पड़ेगा। नेक्स्ट बनाओ कॉपी पे ही। 100% का कैसे रखेंगे? जितना आप प्रॉफिट को यूज करोगे उतना DRR बनेगा। पिछले रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल वाले में आप सिर्फ 10% को कर रहे थे, इस वाले में अगर आपने पूरा का पूरा प्रॉफिट यूज किया तो पूरा का पूरा DRR बनेगा। सेकंड पॉइंट आपका है इफ रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, if redemption out of profit then 100% DRR। ये 100% होता किसका है? 100% ऑफ डिबेंचर्स अमाउंट, या वो जो 10% था ना, वो तो फिर प्रॉफिट में से लिया था। बनाएंगे तो ये भी प्रॉफिट में से, लेकिन 100% किस चीज का? जो डिबेंचर की वैल्यू होगी ना उसका 100% या उसका 10%। अमाउंट जितनी भी निकल के आए, निकाल प्रॉफिट में से रहे हैं। 100% ऑफ डिबेंचर अमाउंट, डिबेंचर अमाउंट का जो भी 100% आएगा, कुछ तो आएगा ना 25,000 30,000, वो 25 या 30,000 प्रॉफिट में से निकालेंगे, जिसको आप बोलते हो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। रोहित समझ में आ रहा है? चले जी आगे, इसको अब आप रीड आउट करके देखते हैं क्या दिया हुआ है। कल टाइम 2 बजे हो सकता है। चलो करते हैं डिस्कस, देख लेते हैं। रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट मीन्स अमाउंट इक्वल टू डिबेंचर इशूड, यानी कि 100% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट नेम्ड DRR। तो यहां पे लिखा हुआ है ना आउट ऑफ प्रॉफिट, तो इसको लिखो 100% DRR। क्योंकि अगर आपने 100% DRR ले लिया ना, रिड्यूस द अमाउंट, देखो आगे ये वाली लाइन देखो, दिख रही है आपको? इट इज कॉल्ड रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट बिकॉज द ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू DRR reduces the amount of profit available for dividend. It means profit set aside for DRR not available for payment of dividend. इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये वाली लाइन को। इट मीन्स से लेके प्रॉफिट सेट असाइड फॉर DRR, आपने DRR के लिए पैसा रख दिया, फिर वो वाला पैसा जो है कहाँ पे यूज नहीं हो सकता? डिविडेंड देने के लिए, क्योंकि वो पैसा आपने उठा के साइड पे रख लिया डिबेंचर की रिडम्पशन के लिए। आपने क्या किया? प्रॉफिट और लॉस में से कुछ पैसा उठाया, वो प्रॉफिट और लॉस का पैसा था किसका? शेयर होल्डर का। तो वो सारा पैसा आपने उठा के रिडम्पशन के लिए रख लिया, इसलिए वो डिविडेंड के लिए तो बचा ही नहीं। इसलिए ये बोल रहे हैं कि जो कंपनी के लिक्विड रिसोर्सेज होते हैं या वो पैसा डिविडेंड के लिए नहीं बच रहा। नेक्स्ट आपके पास है आउट ऑफ कैपिटल एंड आउट ऑफ प्रॉफिट। कह रहे हैं कुछ आप आउट ऑफ कैपिटल में से रिडीम कर सकते हो, कुछ आउट ऑफ प्रॉफिट में से। तो ये वही वाला केस ही है, 10% हो गया आपका आउट ऑफ प्रॉफिट, तो बाकी बैलेंस 90% आउट ऑफ कैपिटल। इसमें कितना बनाते हैं DRR? यही 10 और 9। ये वही वाला केस है जो हमने वो अनलिस्टेड कंपनीज वाला नहीं देखा था ऊपर, 10% आउट ऑफ प्रॉफिट, 90% आउट ऑफ कैपिटल। SEBI गाइडलाइंस फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये क्या ऊपर तो आएगी गाइडलाइन? हाँ हाँ आती रहती हैं। क्रिएशन ऑफ DRR इज ऑब्लिगेटरी ओनली फॉर नो, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला। ये कैसे पता चलेगा कि कितने पैसे आपका प्रॉफिट में से निकाल रहे हैं कि 10% ही निकाल रहे 10% ही निकाल सकते हो ना, 10% या 90% या 100%। इंपॉर्टेंट दोनों है कि पहला वाला? पहले वाला सबसे ज़्यादा, सेकंड वाला तो वही सेम ही है।
10% हमें देखना पड़ेगा। अगर वो क्वेश्चन कह रहा है ना आउट ऑफ प्रॉफिट है तो 100% लेना है। अगर वो कहेगा आउट ऑफ कैपिटल है और लिस्टेड कंपनी है तो 0, आउट ऑफ कैपिटल है अनलिस्टेड कंपनी है तो 10%। नहीं इसमें एग्जम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ कैपिटल एंड वो 10% और 90%। नहीं मतलब प्रॉफिट में से हम कितना पैसा निकालेंगे? 10%, 10%। अब कह रहे हैं क्रिएशन ऑफ DRR इज ऑब्लिगेटरी ओनली फॉर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एंड नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ये लाइन को याद पढ़ो एक दो बार, देखो कोई इसमें से कुछ पॉइंट निकाल सकता है। आज देखते हैं चैलेंजिंग, मेरी तरफ से भी पहला चैलेंजिंग पॉइंट थ्योरी का। देखते हैं बाकियों को आता है कि नहीं। या तो नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर या फिर नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन ऑफ पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर। दिमाग की दही तो नहीं हो रही? हो रही है। एक बार फिर से पढ़ो, देखना कोई चीज रिपीट तो नहीं की हुई, देखना कि अलग अलग ही है। नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स एंड नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। सबसे पहले आप ये देखेंगे कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या होता है। इशू ऑफ डिबेंचर की थ्योरी में पढ़ा था, तो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाए, समझ आ वही नहीं है ना। ऐसे डिबेंचर्स जो कुछ टाइम के बाद या जब अपन ने रीपे करना होता है ना 10 साल के बाद, अपन उनको पैसे नहीं दे रहे, शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। सोचना फिर से एक बार, क्या है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स? जिनको रीपेमेंट के टाइम अपन या कुछ टाइम के बाद शेयर्स में कन्वर्ट कर पाए। ये आसान था कन्वर्टेबल डिबेंचर। अब ध्यान से सुनना, एक होते हैं आपके पास पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर। क्या वर्ड बोला मैंने? पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर। एक बार फिर से बोलो, क्या बोला मैंने? पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। मतलब मैंने समझ लो 100 रुपए के डिबेंचर इशू किए और उस पर लिख दिया कि ये पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, लेकिन कितने? मैंने लिख दी 30%, यानी कि 30 रुपए के डिबेंचर इसमें से वो हैं जो शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं, बाकी 70 कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो उनका क्या करना पड़ेगा योगेश, बताना। उनको बस DRR यही, उसने डी बोल दिया तो हमने DRR बोल दिया। दिमाग चला लो यार थोड़ा। जो 70% है हाँ, वो नहीं हो सकते, तो उनको क्या करना पड़ेगा? वो डिवेंचर है ना 70%, तो 100 रुपए के डिबेंचर हैं, उसमें से 30 रुपए वालों के पास ऑप्शन है कि आप शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, तो 30 वालों ने शेयर में कन्वर्ट कर लिए, बाकी 70 का क्या करोगे? यार रीपेमेंट की डेट आ गई है ना। हाँ तो फिर ऐसे बोलो ना। तो बाकियों को जो 70 रुपए बच गए उनको 70 रुपए अपन ने रीपे कर देने हैं। ये नहीं कन्वर्टेबल भी बाद में हो सकते हैं, 10 साल के बाद ही। कंपनी के पास ऑप्शन होते हैं, चाहे वो 10 साल बाद का रखे चाहे 3 साल के बाद का। वो टर्म्स ऑफ इशू स्टार्टिंग वाले दिन पे पहले ही बता दिए जाते हैं। कंपनी ने 100 रुपए के डिबेंचर इशू किए, ये लिख दिया कि ये कौन सी कैटेगरी के डिबेंचर्स हैं, पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, और उसमें से बोल दिया चाहे 100 रुपए के डिबेंचर हैं, सिर्फ 30 रुपए के ऐसे डिबेंचर हैं जो कन्वर्ट हो सकते हैं, तो बाकी 70 रुपए कन्वर्ट नहीं हो सकते ना। तो 70 रुपए वालों को उनका उनका पैसा रिफंड करना पड़ेगा जो कल एंट्रीज कर रहे थे। डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर 70, डिबेंचर होल्डर टू बैंक 70। अब समझ में आया? अब इस लाइन को पढ़ो। DRR किसके लिए बनाना है अपने? ओनली नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर कौन से हुए? जिनको पैसे वापस करने हैं, लिखो जिनको पैसे ही वापस करने हैं। जिनको पैसे ही वापस करने हैं, नॉन कन्वर्टेबल मतलब उनको आप शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो उनको उनके पैसे वापस कर दो। और पार्टली कन्वर्टेबल में से किसको पैसे वापस करने हैं? पार्टली कन्वर्टेबल वाले में से जो नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन है, जिनको पैसे वापस करने हैं। तो गवर्नमेंट या SEBI कहती है जिनको अपने पैसे वापस करने हैं ना, उनकी टेंशन है हमें। जो आपके डिबेंचर शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे उनकी टेंशन ही नहीं है, तो उनके लिए DRR भी नहीं बनाना। कॉपी पे आ जाओ।
कॉपी पे आ जाओ, लिखो DRR इज मैंडेटरी स्पीड कम लग रही है या ठीक है, या जल्दी जल्दी करवा दूं बाकियों की तरह हाँ ठीक के है। नोट्स बनवा दूं ऐसे, एक ही बार नोट्स बनेंगे फिर उसके बाद काम आ जाएंगे, क्योंकि इसमें से थ्योरी आनी ही आनी है। तो DRR मैंडेटरी किसके लिए होता है देख लेना अब ध्यान से, फॉर कन्वर्टिबल के नॉन कन्वर्टिबल, ठीक है, फॉर नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, एक तो इनके लिए, सेकंड में ध्यान से देखना फॉर नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन, फॉर नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन ऑफ पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। समझ में आया ये वाला, देखना सेकंड वाला पॉइंट समझ में आ गया है। लिखो आगे, फॉर एग्जाम्पल कंपनी इश्यूज 100 रुपीज डिबेंचर, 100 रुपीज पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर, company issues 100 rupees partly convertible debentures on which 30 rupees has convertible right, on which 30 rupees has convertible right, and balance 70 rupees has to be paid in cash. Company issues 100 rupees partly convertible debenture on which 30 rupees has the convertible right and balance 70 rupees has to be paid in cash. अब मुझे बताओ इसमें DRR किस अमाउंट के ऊपर बनेगा। DRR is made only for 30 रुपीज़ या 70 रुपीज़, ठीक है। तो ऐसे ही करना, 30 को क्रॉस करके ऐसे लिख देना 70 रुपीज़, ताकि याद रहे। DRR इज मेड ओनली फॉर 70 रुपीज़, यानी कि नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन के लिए। आगे आ जाओ, सेकंड पॉइंट है अनलिस्टेड कंपनी शैल क्रिएट द DRR 10% आउट ऑफ, ठीक है ये पता ही है अनलिस्टेड वाला, ऊपर भी पढ़ लिया था ना, ऊपर पढ़ा था ना, देखो जो चार्ट पे लिखवाया था आउट ऑफ कैपिटल में से अनलिस्टेड था, तो अनलिस्टेड वालों के लिए 10% ही बनाना था। एग्जम्पशंस का मतलब क्या होता है पता है किसी को? एग्जम्पशंस का मतलब होता है जिनको माफी दी गई, छूट दी गई, कह सकते हो वही हो गया, एक्सेप्शन हो गया, तो उनको छूट दे दी गई। किस किस को DRR बनाने की छूट दे दी गई? योगेश फोन रख दो। किस किस को छूट दे दी गई? पहला, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटेड बाय RBI फॉर बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट। ये वाले जो 5 कंपनीज है ना, इनको बोल दिया गया आपको DRR बनाना ही नहीं है। सबसे पहली कौन सी है? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, याद करना, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटेड बाय RBI, रेगुलेटेड बाय आरबीआई भी करना है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये भी करना है, बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर्स। सेकंड, कुछ भी नहीं रह गया। उसके बाद सेकंड है बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी पता है क्या होता है? किसी को पता है बैंकिंग कंपनी क्या होता है? जो फाइनेंस देते हैं जैसे गलत। योगेश और हार्दिक ने तो कई बार सुना होगा, योगेश आपने सबसे ज्यादा, बहुत बार बताया मैंने क्लासेस में। बैंकिंग कंपनी LIC
यार वो बैंक है। ये बोल रहा है। LIC का काम भी तो पता होगा। बैंकिंग कंपनी का मतलब होता है कोई भी बैंक, जैसे कि HDFC, SBI, लिखो इसको। PNB महाराष्ट्र। अब बैंकों के नाम गिनवा दो। दूसरा बोली चला। लिखो बैंकिंग कंपनी का मतलब होता है कोई बैंक। बैंक भी एक कंपनी ही होते हैं। योगेश बताई हुई है ये बात कि नहीं बताई हुई कि बैंक भी एक कंपनी होती है? याद नहीं आ रही, बताई होगी। लिखो दे बैठ है। लिख ले ये ले अब सारा काम हो गया तो वापस दे देना। उसके बाद है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC, रजिस्टर्ड विद RBI। तो NBFC है जो RBI के पास रजिस्टर्ड है, उनको भी DRR बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी NFC, रजिस्टर्ड विद नेशनल हाउसिंग बैंक। और है अदर लिस्टेड कंपनीज। लिस्टेड कंपनी का हम ऑलरेडी ऊपर भी कर ही चुके थे। तो 5 ऐसी हैं जिनको एग्जम्पशन है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन ना 3 नंबर में आया हुआ है पेपर में। सीधा यही कि एग्जामिशंस बताओ किसको DRR नहीं बनाना। पहला ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दूसरा आपके पास है बैंकिंग कंपनी, तीसरा NBFC कंपनीज विद RBI, फोर्थ आपके पास है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, पांचवी है लिस्टेड कंपनी। फिर से एक बार, पहली ऑल इंडिया फाइनेंशियल कंपनी, सेकंड बैंकिंग, थर्ड NBFC विद RBI, फोर्थ हाउसिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। यार हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। फिर NHCFC का क्या मतलब, एनी का क्या मतलब? एक होता है मुकत स्कूल। मुकत स्कूल रजिस्टर्ड किसके पास है? CBSE के पास। तो ये जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एक तरह से मुकत स्कूल हो गया, किसके पास है? ये रजिस्टर्ड है नेशनल HDFC बैंक, SBI बैंक है। लेकिन इन बैंकों का बैंक कौन होता है? RBI। समझ गए अब? उसके बाद है अदर लिस्टेड कंपनीज। पांचों एक बार फिर से बोलो। पहला ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सेकंड बैंकिंग कंपनी, थर्ड NBFC, फोर्थ HFC। हाउस हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, पांचवा लिस्टेड कंपनीज। योगेश सुनाना पांचों। ऑल इंडिया फाइनेंशियल कंपनी, बैंकिंग कंपनी, NBFC, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, अदर डिस्ट्रिक्ट। पांचवी सुनाना, पांचवी कौन सी थी? अदर लिस्टेड कंपनी। चौथी कौन सी थी? नेशनल हाउस हाँ हाँ, क्या कौन सी थी? पहला वर्ड नेशनल हाउसिंग नहीं हाउसिंग था। हाउसिंग नेशनल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। हाउसिंग फर्स्ट क्या था रोहित? फर्स्ट ऑल इंडिया फाइनेंस। सोजल नेक्स्ट। इसके अगला बैंकिंग हार्दिक नेक्स्ट, थर्ड NDFC NB, फोर्थ वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। फर्स्ट फर्स्ट ऑल इंडिया फाइनेंशियल कंपनी, सेकंड। बैंकिंग कंपनी। चलो जी आगे। अब ये कह रहे हैं कि DRR को शो कहाँ पे किया जाता है? लिखो, यहाँ पे लिख लो नीचे ही, DRR इन बैलेंस शीट। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व भी हमारी तरफ से एक तरफ से है क्या? रिजर्व है, प्रॉफिट का पार्ट है। तो उसको कहाँ पे शो किया जाता है? बैलेंस शीट में। इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर बनाते चले जाओ ऐसे ही। इक्विटी और लाइबिलिटी के अंदर शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड के अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसमें आता है DRR। ये हो गई आपकी बैलेंस शीट। DRR इन बैलेंस शीट कहाँ पे आएगा? इक्विटी एंड लाइबिलिटी, उसके अंदर शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर DRR। तो DRR एक आइटम है, रिजर्व एंड सरप्लस सब हेड है, शेयर होल्डर फंड मेजर हेड है। बस कहाँ बस से चैप्टर खत्म करने हैं? ट्यूशन है वो, आज बताया आपको पहले ही। चलो कोई बात नहीं, बाकी आप उसमें लगा लेना ऐप पे। आ जाओ मतलब आज ये किसी बात। मैं तो नहीं बुक रखते जाना। उसके बाद है कंडीशन ऑफ इन्वेस्टिंग 15% ऑफ डिबेंचर मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर। कह रहे हैं कोई भी डिबेंचर अपने मैच्योर होने हो, मतलब उनकी रिडम्पशन करनी हो, तो उसका 15% पैसा ना अपने किसी बैंक में या कहीं पे इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखना है। योगेश सबसे इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक अब शुरू हो रहा है। कितनी देर लगाओगे? 20 मिनट। आधे ट्यूशन हो जाएगी कौन सी ट्यूशन? बिजनेस। फिर क्या अभी तो लगा दूसरा दिन आज अच्छा नहीं लगता था थोड़े दिन को, तो वो करूँ कहीं हटा देना अपने आप को।
चलो लगा लूंगा उसमें। अब देखो यहाँ पे डिबेंचर जो अपने रिडीम करने हैं ना, उस रिडीम को बोलते हैं मैच्योर करना। ठीक है, मैच्योर करना या रिडीम करना। तो जितने भी आपने डिबेंचर रिडीम करने हैं ना, तो गवर्नमेंट कहती है उन डिबेंचर का 10% या 100% DRR में डाल रहे थे ना, लेकिन उसी डिबेंचर का 15% ना आपने कहीं पे बैंक में भी जमा करा के रखने हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना, कंपनी वाले 10% या 100% DRR तो बना लें, फिर वही पैसा यूज करने लग जाए। तो पहले ना DRI का कॉन्सेप्ट नहीं था, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट का। चाबी दे। डिबेंचर डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट पहले नहीं था, तो गवर्नमेंट को पता चल गया कि ये DRR में पैसे रख तो लेते हैं लेकिन उसको फिर से अपने लिए यूज करते हैं। तो उन्होंने बोला किसी बैंक में कहीं पे भी हम बता देंगे 8-10 इंस्टीट्यूट, वहां पे पैसा जमा कराओ, बैंक में, LIC में, या गवर्नमेंट के पास या RBI के पास, तो उसको बोलते हैं DRI। फुल फॉर्म क्या है? डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। तो जब भी आपकी रिडम्पशन होनी हो ना, उससे ठीक पहले जो भी अप्रैल आएगी, जैसे अगर मैंने अक्टूबर 2020 में रिडीम करने हैं, तो उससे पहले कौन सी अप्रैल आएगी? अप्रैल 2020। तो उससे अप्रैल 2020 तक आपने वो इन्वेस्टमेंट कर देनी है। अगर समझ लो मेरी रिडम्पशन की डेट है मार्च 2021, तो उससे पहले कौन सी अप्रैल आएगी? अप्रैल 2020। तो अप्रैल 2020 तक आपको उन डिबेंचर्स का 15% उस बैंक वगैरह में जमा करा रखना है, ताकि फिर जब आपने डिबेंचर रिडीम करने हैं तो बैंक से वो पैसा निकलवा लेना, उसको यूज करके डिबेंचर वालों को दे देना। इसको बोलते हैं डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट बनाना और फिर बाद में सेल कर देना। कितना आएगा वो? 15%। लिखो यहां पे, इधर लिख लो DRI, 15% ऑफ डिबेंचर्स। DRI 15% ऑफ डिबेंचर्स। अब बॉक्स में पढ़ो, बॉक्स में क्या लिखा हुआ है? कह रहे हैं एवरी लिस्टेड कंपनी शैल ऑल्सो डिपॉजिट, लिस्टेड कंपनी शैल ऑल्सो डिपॉजिट या इन्वेस्ट करेगी 15% ऑफ डिबेंचर्स। लिस्टेड कंपनी को DRR की तो एग्जम्पशन दे दी थी ना, लिस्टेड कंपनी में पढ़ लिया था ना, उनको DRR नहीं बनाना, लेकिन DRI करना है। DRR का मतलब पैसा साइड पे रखना प्रॉफिट में से, DRI का मतलब किसी बैंक में जमा कराना सच में। तो DRI का मतलब लिख लो यहां पे, ये लिखा हुआ ना DRI का मतलब लिखो सच में बैंक में पैसा जमा कराना, सच में बैंक में 15%, 15% ऑफ डिबेंचर वाली अमाउंट डिपॉजिट करना। सच में बैंक में 15% ऑफ डिबेंचर्स वाली अमाउंट डिपॉजिट करना। लिख नहीं रहे आप वैभव? ये बुक में लिख लो ना, पढ़ी है जो बुक। एक्सप्लेनेशन पढ़ना। इट मीन्स ऑल्दो लिस्टेड कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट DRR, दे मस्ट ऑल्सो इन्वेस्ट एटलीस्ट 15%। लिखो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज हो जाओगे पेपर में। DRR बनाना है लिस्टेड कंपनी को कि DRI? लिस्टेड कंपनी को DRI बनाना जरूरी है कि DRR? DRI। DRR तो माफ है लेकिन DRI माफ नहीं है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? अब आगे आपके पास क्या है? मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। 4 मेथड्स होते हैं। सबसे पहला होता है लमसम पेमेंट, 10 साल के लिए डिबेंचर इश्यू किए, 10 साल के बाद उनका सारा पैसा वापस कर दो। सेकंड होता है इंस्टॉलमेंट या ड्रॉ ऑफ लोट्स। इंस्टॉलमेंट का मतलब 25% पैसा आज दे दिया, 20% फिर दे दिया, बाकी जो 55% बच गया फिर कभी दे दिया। किश्तों में पैसे वापस करना। तीसरा होता है ओपन मार्केट में। ओपन मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट। अपने डिबेंचर जाके अगर आपके पास पैसा ज़्यादा पड़ा है, आपने देखो 10 साल के बाद पैसा वापस करना है 100 रुपये, समझ लो 100 करोड़ है। ओपन मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट में उसका रेट आज पता है क्या चल रहा है? 97। मतलब अगर आप मार्केट में आज वापस करने जाओगे तो 97 करोड़ सिर्फ वापस करने पड़ेंगे। तो एक समझदार बंदा पता है क्या करेगा? 97 करोड़ वापस कर देगा। वरना 10 साल के बाद या जब भी मैच्योरिटी पीरियड आएगी 100 करोड़ तो वापस करना है ना। आज मार्केट में रेट कम चल रहा है, तो ऐसे करो, अपने डिबेंचर खरीद के ये वाला पैसा वापस कर दो। तो एक तो ये सोर्स हो गया तीसरा।
और चौथा हो गया कन्वर्जन इनटू शेयर्स, डिबेंचर को रिडीम कैसे कर सकते हो, कन्वर्ट कर दो शेयर्स में, डिबेंचर खत्म हो जाएंगे, शेयर होल्डर्स बन जाएंगे। इनमें से दो मेथड नहीं आने। अब देखो सुनो मेरी बात, अब क्या है, ये वाले मेथड्स ना ऑलरेडी नोट इन सिलेबस, लिख लो ऐसे ही, ऑलरेडी नोट इन सिलेबस इन लास्ट ईयर, ये तो पिछले साल से ही सिलेबस में थे ही नहीं। और बाकी बच गए ये वाले जो दो मेथड्स, इस साल ये वाले मेथड नोट इन सिलेबस, 2020-21 में तो फिर ये तो खत्म हो गया। आउट ऑफ सिलेबस। हाँ तो खत्म हो गया, यही तो मैं कह रहा था। लेकिन फिर भी हम जो ये वाला मेथड है ना, पहला लमसम मेथड, ये वाला जो लमसम मेथड है, ये हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। तो इसका मतलब है पिछले चैप्टर में, इशू वाले चैप्टर में ये वाला मेथड आपके सिलेबस का पार्ट है। आपको एक चीज समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ? पिछले चैप्टर में ना जो लमसम वाला मेथड था वो था ना डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। तो इसका मतलब है आप लमसम रीपेमेंट तो कर रहे हो, इसका मतलब सिलेबस कहीं ना कहीं से अगर रिडेम्पशन चैप्टर में से उड़ाया है, लेकिन इशू चैप्टर में ये वाला मेथड फिर भी ऑलरेडी है आपको सिलेबस में। इशू वाले चैप्टर में ये वाला टॉपिक था ना, तो सीबीएसई थोड़ी सी गेम खेल गया। सीबीएसई ने खैर कोई चालाकी नहीं दिखाई, ऑलरेडी वो वाला टॉपिक था इशू वाले चैप्टर में, तो उन्होंने रिडम्पशन में से कट किया है। इसलिए अब हम इस लमसम वाले मेथड के एक दो क्वेश्चन सिर्फ बुक में से देखने वाले हैं कि होते कैसे हैं, डीआरआर किसको बोलते हैं, डीआरआई किसको बोलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आना। सरस्वती लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी, जब भी लिस्टेड कंपनी होगा पेपर में हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा, अदरवाइज आप ये मान के चलोगे अनलिस्टेड कंपनी है, यानी कि 10% डीआरआर बनेगा। कुछ नहीं दिया हुआ तो कुछ ना दिया हो तो अनलिस्टेड, अनलिस्टेड यानी कि 10% डीआरआर। इशू 10,000 6% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो कितने के डिबेंचर हो गए? 10 लाख वाले डिबेंचर 5% प्रीमियम पे इशू किए हैं। रिडीम कब करने हैं? रिडीमेबल ऑन 31 मार्च 2020। देखना कितने सालों के लिए इशू किए फिर अपन ने डिबेंचर्स? 5 सालों के लिए ना, यानी कि 5 साल के बाद रिफंड कर देना है। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड, इट वॉज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट द 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स टू रिडीम टूवर्ड्स। अगर ये लाइन इन्होंने ना दी होती तब भी हमें पता था। इन्होंने बोला 15% फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर क्या करने हैं? इन्वेस्ट, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? लिखो डीआरआई। 100 का 15% करेंगे। नहीं नहीं नहीं, 100 का। कितने के डिबेंचर हैं? 10 लाख रुपए के ना, 10,000 गुना 100, 10 लाख के, तो 10 लाख का 15%, जितनी भी डिबेंचर की वैल्यू होगी। और डीआरआर कितना बनेगा? 10 लाख का 10%। रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट ऑन 30 अप्रैल 2019। देखो रिडीम कब होने हैं? मार्च 2020 में। उससे ठीक पहले कौन सी अप्रैल आती है? अप्रैल 2019, तब आपको डीआरआई करने। अब सॉल्यूशन में लिखो, यहाँ पे डीआरआर कितना बनेगा, सॉल्यूशन में लिखना यहीं पे डीआरआर 10% ऑफ डिबेंचर्स। तो 10% ऑफ डिबेंचर कितने के हैं? 10 लाख रुपए के हैं टोटल। तो डीआरआर कितना बन रहा है? 1 लाख रुपए। डीआरआई कितना बनेगा? 15%, वो कितना बन जाएगा? 1.5 लाख। आ गया समझ? डीआरआर 10% बनना है, क्यों? क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी है। अनलिस्टेड कंपनी का अगर कुछ ना दिया हो तो 10%। डीआरआर की डेट क्या होती है? डीआरआर की आपकी डेट होती है 31 मार्च होगी यहाँ पे। बैंक टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डीआरआर की डेट और डीआरआई की डेट में कैसे आपको याद रखना है? रिडम्पशन से ठीक पहले कौन सी अप्रैल आ रही है? अप्रैल 2019, वो होती है डीआरआई की डेट। तो लिखो अप्रैल 2019। रिडम्पशन से ठीक पहले मार्च कौन सी आएगी लास्ट? अगर 31 मार्च 2020 रिडम्पशन की डेट है तो 31 मार्च 2019 ही आएगी उससे पहले।
तो मार्च 2019, हाँ 1 महीने का फर्क आ जाएगा। लेकिन याद रखना रिडम्पशन वाला जो साल है, जो भी रिडम्पशन की डेट है, ठीक उससे पहले वाली। अगर रिडम्पशन 1 अप्रैल 2020 को है, 31 मार्च, देखो मैं एक बार फिर से बताता हूँ, रिडम्पशन की डेट है 1 अप्रैल 2019, तो DRR की डेट बनेगी 31 मार्च 2019, DRI की डेट बनेगी 30 अप्रैल 2018। आ गया ना समझ में? नहीं, अप्रैल के एंडिंग में के अप्रैल की स्टार्टिंग अप्रैल के एंडिंग में। इसके 1-2 डेट्स लिखवा दूंगा, कोई बात नहीं। तो अभी मेरी 31 मार्च 2020 है ना, 31 मार्च 2020 से पहले कौन सी मार्च आने वाली है? 31 मार्च 2019। मार्च में बनेगा DRR, उसके 1 महीने बाद DRI। अब पहली एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, 10,000 गुना 105 कर दो टिक। फिर से 1 अप्रैल को डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,50,000 टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। रोहित क्लियर है? पहली 2 एंट्रीज इशू वाली हैं। उसके बाद सीधा आ जाओ आप रिडम्पशन से ठीक पहले मार्च में, 31 मार्च 2019 को DRR बनाना है। DRR कितने का बनाना है? 1 लाख का। और DRR हमेशा बनता है आउट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का बैलेंस कम हो जाएगा, DRR का बैलेंस बढ़ जाएगा, तो एंट्री बनेगी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू DRR 1 लाख रुपीज। लिखो इंपॉर्टेंट एंट्री। ये वाली एंट्री देखो समझ में आई है? फिर आगे चलूं। DRR का मतलब क्या है? पैसा साइड पे रखना, लेकिन कहां से उठाएंगे? आउट ऑफ प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट में से उठा लिया। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू DRR। अब 31 मार्च 2019 के बाद आएगी 30 अप्रैल 2019, जब आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। इन्वेस्टमेंट की एंट्री क्या होती है? आप पैसा दे रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी कि डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक 1.5 लाख। देखो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, ये DRR की एंट्री है, ये DRI की एंट्री है। अब कौन सी डेट आ जाएगी? 31 मार्च 2020, जब आपको रिडीम करना है, डिबेंचर होल्डर को पैसा देना है। कितना पैसा? 10 लाख रुपए पूरा। उससे पहले जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है ना, बैंक में से निकलवा के आ जाओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI। देखा जाए तो रिवर्स एंट्री तो कर दी, पहले बैंक में पैसा जमा कराया, अब निकलवा लिया बैंक। इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ, वैसे ज़्यादा मिलता। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI। अब क्या करोगे? डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर 10 लाख रुपए, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, रिडीम कर दो। अब जो DRR में पैसा पड़ा है उसका क्या करें? जर्नल रिजर्व में डाल दो, यानी कि फिर से प्रॉफिट में डाल दो। पहले आपने प्रॉफिट में से निकाल के DRR में डाल दिया, अब DRR से निकाल के फिर से प्रॉफिट में डाल दो। प्रॉफिट का अब यहाँ पे नाम चेंज करके स्टेटमेंट ऑफ P&L की जगह जर्नल रिजर्व कर दिया। क्यों? क्योंकि सैबी ने बोला था। सिर्फ सेफ्टी के लिए रख लिया कि बाय चांस कल को डिबेंचर को पे करने के लिए पैसा ना हो तो साइड पे पड़ा है ना, कुछ तो पड़ा है 10%। इलस्ट्रेशन 2 नहीं कर रहे हम, बस एक आपको ऐसे ही मैंने दिखानी थी। इलस्ट्रेशन 3 कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इशू। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है? SBI बैंक है, तो ये बैंकिंग कंपनी हो गई। बैंकिंग कंपनी को DRR बनाने की एग्जम्पशन थी ना, तो ये इन्होंने बोला डिबेंचर की है, ठीक है। मैं सिर्फ सॉल्यूशन पे आ रहा हूँ। देखो कहीं पे इन्होंने DRR की एंट्री की हुई है, DRI की एंट्री की हुई है। जिनको DRR ही नहीं बनाना उनको DRI क्या बनाना होगा? बैंकिंग कंपनी को। मेरा फोन बज रहा है, किसका है? तो पहले इन्होंने इश्यू कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर। ये वो लास्ट में जब रीपेमेंट की बात आई, वही वाली एंट्री जो आप साइड पे नहीं करते थे लाइन बना के, डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। क्लियर? जल्दी से 1-2 क्वेश्चंस वो देखते हैं, कुछ 1-2 क्वेश्चन कुछ वो देख लेते हैं, ट्रू फॉल्स या ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे आना पेज नंबर 9.40 पे, ट्रू फॉल्स। कुछ बीच बीच में से 2-3 देखने वाले हैं, सारे नहीं देखेंगे। हैं आप लोगों की बुक में ट्रू फॉल्स? रिडम्पशन अगर नहीं है तो स्क्रीन पे देख लो आप लोग। ट्रू फॉल्स हैं। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स
इम्प्लाई द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन टाइम, ट्रू या फॉल्स? सोजल है क्या? यहां पे देख लो स्क्रीन पे, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इम्प्लाई द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट के पेमेंट ऑफ डिबेंचर्स, रीपेमेंट ऑफ रिडम्पशन का मतलब तो रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर होता है, तो पहला तो हो गया फॉल्स। सेकंड, अब आ गया देखना सेकंड ध्यान से, इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज इट इज नेसेसरी टू क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इक्वलेंट टू 10% ऑफ डिबेंचर आउटस्टैंडिंग। अनलिस्टेड कंपनी है तो उसका 10% ही बनाते थे ना, अभी अभी क्वेश्चन भी किया था, तो ये ट्रू है। फोर्थ देख लो, रैंडमली देख लेते हैं कुछ, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व मस्ट बी क्रिएटेड इवन इफ डिबेंचर्स आर रिडीम्ड थ्रू कन्वर्जन, फॉल्स। क्योंकि अगर कन्वर्जन वाले होते थे उसके लिए आप थोड़ी ना बनाते हो DRR, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के लिए बनाते हो या नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन के लिए। तो इन्होंने बोला जो कन्वर्टिबल वाले डिबेंचर्स हैं जिनको आपने शेयर में कन्वर्ट कर देना है, तो शेयर में कन्वर्ट कर देंगे, पैसे तो देने नहीं है, शेयर में कन्वर्ट कर देंगे, पैसे देंगे नहीं, पैसे देने नहीं तो DRR ही नहीं बनेगा। तो इसका मतलब देखना ये ट्रू है कि फॉल्स है। कह रहे मस्ट बी क्रिएटेड, फॉल्स। एक सेकंड सिर्फ ना, बस मैक्सिमम 5 मिनट आपके और लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा जी, फिफ्थ देख लो, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट अपीयर्स ऑन इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस। अभी अभी भी करवाया था मैंने आपको, बैलेंस शीट में कहाँ पे आता है? इक्विटी एंड लाइबिलिटी, उसके अंदर शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, ये DRR अप्लाई ऑन द इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड, ठीक है, अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद आप लोग आ जाओ आगे, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, कोई 2-3 देख लेते हैं ऐसे ही। पहला, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर मीन्स डैश ऑफ अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स, रीपेमेंट या रिफंडिंग डिबेंचर। इसके ना आप आंसर भी देख लेंगे एक बार। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर मीन्स रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स। सेकंड, इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी it is necessary to transfer at least -% of debenture outstanding to dash account, 10% of debenture to DRR account। यही होता है ना, अभी अभी किया था। कुछ और देख लो, बताओ कौन सा देखें? चलो 5वां देख लेते हैं, इन केस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय डैश देयर इज नो नीड टू ट्रांसफर ऑफ DRR। इन केस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय लिस्टेड कंपनीज या बाय कन्वर्टिबल डिबेंचर भी आ सकता है या लिस्टेड कंपनीज भी आ सकती हैं। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय कन्वर्जन ज़्यादा ठीक लग रहा है। देखना फिफ्थ का आंसर क्या लिखा हुआ है, कन्वर्जन ही है। कन्वर्जन वाले डिबेंचर का DRR नहीं चाहिए होता। अच्छा जी, 9th देखते हैं, न्यूमेरिकल वाला है। देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, ऐसे तो पूछ सकते हैं ना वो थ्योरी में कुछ बना के। एन अनलिस्टेड कंपनी हैज इशूड 20,000 8% डिबेंचर ऑफ सो ईच, टोटल हो गया 20 लाख रुपए। अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्ट इन DRI बिफोर देयर रिडम्पशन विल बी 15% ऑफ 20 लाख। 20 लाख का 15% बोल रहे हो, 3 लाख, तो आंसर आ जाएगा 3 लाख। चेक कर लो एक बार, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलो जी आगे देखते हैं, आगे आ जाओ, मैचिंग वाले हैं कुछ क्वेश्चंस। मैचिंग वाले के भी ऐसे 1-2 रैंडमली देख लेते हैं। जितने आप ये क्वेश्चन रैंडमली देखोगे ना, ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स, वही आपका कॉन्फिडेंस एनहांस कर सकते हैं। अब आप सोल्व हो रहा है ना हमसे, तो इसके अलावा आपको समझ आ रहा है। देखते हैं मैच कैसे करना है आपको। अमाउंट ट्रांसफर टू DRR इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज, तो इसके आंसर आपको साथ साथ देखते चले जाओ। 10%, 25%, नील या, तो पहले वाले का तो आ जाएगा, फर्स्ट वाले का नील। यहाँ पे समझ गए आंसर आपको कैसे लिखना है? अगर समझ लो पेपर में कुछ ऐसा आ जाता है या वैसे आपको रिवाइज करना है,
तो फर्स्ट का ऐसे लिख लेना, फर्स्ट का सी, सेकंड का बताओ मुझे। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन केस ऑफ अनलिस्टेड 10%, तो इसका ये आ गया यहाँ पे, सेकंड का हो गया ए, थर्ड का DRR इन केस ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग एग्जामिशन वाले में था ना, एग्जामिशंस 5 थी जो, तो उसमें क्या आता है एग्जामिशन ऑफ DRR, तो इसका भी आ जाएगा नील। थर्ड का सी, इसके आंसर मैच करना है एक बार हार्दिक। ठीक है, मतलब हम इंटेलिजेंट लोग हैं, हमें समझ आ रहा है, ठीक है। सेकंड, मेथड ऑफ रिडम्पशन कौन कौन से होते हैं? बाय प्रॉफिट नहीं, वो सोर्सेज होता था। बाय ड्रॉ ऑफ लोड्स यानी कि इंस्टॉलमेंट, तो यही आएगा सिर्फ। 4 होते थे ना, लमसम, इंस्टॉलमेंट, ओपन मार्केट वाला और कन्वर्जन वाला, तो सिर्फ ये है। बाय प्रॉफिट तो वो होता था वेब ऑफ सोर्सेज। सोर्सेज ऑफ रिडम्पशन क्या है? बाय प्रॉफिट। बिल्कुल आ सकता, इस चैप्टर की आएगी थ्योरी। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि कट किए हुए टॉपिक आपका कौन सा वो वाले कर रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद कोई एमसीक्यूज अपन ने कोई नहीं किया, एमसीक्यूज नहीं है, ये देखना नेक्स्ट वाले पेजेस पे एमसीक्यूज भी हैं, 2 एमसीक्यूज का भी माथा टेक लेते हैं ना। एज पर सेबी गाइडलाइंस इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी एन अमाउंट इक्वल टू ट्रांसफर टू DRR 10%, अब तो याद ही हो गए। सेकंड, a company issuing debenture with a maturity of not more than 18 months in case of DRR will be, इसको आप डेंजर का साइन डालो। मेरे को लगता है ये वाला अपन ने कोई पॉइंट पढ़ा नहीं है ना, ये पॉइंट या तो अपन ने पढ़ा नहीं है या तो कुछ कुछ लाइंस मैंने छुड़वाई नहीं है कि टॉपिक बताता चला गया, उसमें से ये लाइन होगी। कुछ डिबेंचर ऐसे होते हैं जिनको आपने 18 महीनों से पहले पहले ही रिडीम कर देने, ये वो है। A company issuing debenture with a maturity period not more than 18 months, मतलब 18 मंथ से ज्यादा नहीं तो 18 मंथ से कम ना, तो उसमें DRR आपने कितना बनाना है? इसका आंसर देखना, डी है इसका आंसर। कह रहे हैं अगर कोई ऐसे डिबेंचर्स है ना जिनको आपने 18 महीनों से पहले ही रिफंड कर देना है, तो उनके लिए कोई DRR नहीं बनाना पड़ेगा। देखा जाए तो एग्जामिशंस वाले पॉइंट में आप 6वां पॉइंट भी तो ये बना सकते हैं ना, इफ मैच्योरिटी ऑफ डिबेंचर इज लेस देन 18 मंथ्स, तो एक तरह से एग्जामिशंस आपकी टोटल 6 हो गई, समझ गए ना। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस सेबी व्हाट परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ डिबेंचर मस्ट बी ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बिफोर कमेंसमेंट ऑफ रिडम्पशन इन केस ऑफ कन्वर्टिबल? 0। थर्ड का डी, चलो बस, तो यहाँ तक ही था। बाकी इसके ना क्वेश्चंस आप कर लेना, आपके जो MCQs है ना इस चैप्टर में से आएगा ही आएगा, देख लेना। कल हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट, ये वाली बुक आपकी खत्म, ओके।